डॉक्टर कुकरेजा, सुन पा रहे हैं? प्रणाम, नमस्कार, आपका बहुत-बहुत अभिवादन। आपने शायद अपना माइक ऑन नहीं किया, प्लीज़ उसको अनम्यूट कर लें, कुकरेजा। तो डॉक्टर कुकरेजा हमारे बीच में हैं, ये हमारे सहपाठी हैं, बहुत अभिन्न मित्र भी हैं और मर्मज्ञ हैं अपने विषय के। पिछले कई सालों से, लगभग 10 साल हो गए इनको नाक, कान, गला की विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए और उसको ये अपने क्षेत्र में बहुत ही इफेक्टिवली दे रहे हैं, सभी को सेवा दे रहे हैं। इस कोविड महामारी के समय पर ये जागरूक रहे, लोगों को हर तरह से जिस तरह से अपने क्षेत्र में प्रयास करते रहे कि उनको मदद मिल सके। इसी बीच में ये महामारी चल ही रही थी कि जो भी दिखाना चाहे उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और पहले कुछ केस रिपोर्ट्स आए, पहले कुछ पता चला कि कुछ भागों में ही दिखाई दे रहा है, परंतु अब हर अस्पताल से जो बड़ा सेंटर है, वहाँ से 30 से 50 केसेस प्रतिदिन मिलना शुरू हो गए हैं और सभी लोगों में भय व्याप्त होना शुरू हो गया कि कहीं हमें तो नहीं ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी होने वाली है। तो हमने सोचा कि इस बात के लिए डॉक्टर कुकरेजा से बेहतर कौन होगा जो हमको इस पर प्रकाश डाल सके, इस समस्या को भेद सके। तो अब जो आगे है इस चर्चा को आगे ले जाने के लिए मैं डॉक्टर कुकरेजा को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज डॉक्टर कुकरेजा। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर त्रिपाठी? हाँ हाँ हाँ। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी और सुदीप, माँ शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट, जिन्होंने इस परिचर्चा में हमको इनवाइट किया। मेरा सब्जेक्ट आज म्यूकोरमाइकोसिस, जो इस समय बहुत चर्चित विषय है, चर्चित इन्फेक्शन है, जो पहले कभी ऐसे खास देखा नहीं जाता था और इसी समय हुआ है। ये एक जो ब्लैक फंगस, काली फफूंद के नाम से सब जगह जाना जा रहा है और ये फफूंद जो है हमारे इन्वायरमेंट में, हवा में, पानी में और ना हमारे शरीर में भी ऐसे उपस्थित रहती है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके? हाँ, प्लीज प्लीज गो अहेड। यस। तो इस फंगस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में रहती है, हमारे आसपास की मिट्टियों में, हवा में, हमारे आसपास गंदगी में, सड़ी गली चीजों में ये नॉर्मली रहती है। लेकिन हमारे शरीर में ये इन्फेक्शन पैदा नहीं कर पाती नॉर्मली, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण। जो हमारा ईश्वर ने ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र बनाया है कि साधारण सभी इन्फेक्शन हमारे शरीर को पहुंचा पाते हैं। लेकिन जब ये प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली डिस्टर्ब होती है, कमजोर हो जाती है, तब ये फंगस हमारे अंदर प्रवेश करने का मौका पाती है और हमें बीमार करती है। अभी कुछ समय देखा गया है कि कोरोना इन्फेक्शन के बाद शुगर के मरीजों में जो शुगर बढ़ने लगी, वो किसी भी कारण से, चाहे कोरोना के इन्फेक्शन से या हमारे द्वारा कोरोना के इलाज में दी गई स्टेरॉइड्स या अन्य दवाइयों के कारण या किसी और माध्यम से, ये एक जांच का विषय है। वो शुगर लेवल बढ़ने वाले मरीजों में ये फंगस का इन्फेक्शन देखा गया है। तो अच्छी बात ये है कि ये जो है वो सबको नहीं हो रहा है, जैसे कोरोना इन्फेक्शन एक दूसरे से फैल रहा है या सबको हो रहा है। ये हमें एक लिमिटेड केसेस मिल रहे हैं, एक लिमिटेड टाइप क्राइटेरिया वाले पेशेंट्स में ही ये केसेस मिल रहे हैं। ये एक अच्छा उसका बात है, लेकिन ये बहुत गंभीर बीमारी है जिसे हम समझ सकें तो जल्दी से जल्दी पहचान के और जल्दी से जल्दी उसका इलाज करने पर ही हम उसको इलाज में उसमें सफल हो सकते हैं। तो ये इन्फेक्शंस पहले नहीं मिलता था कि अभी एक नया इन्फेक्शन है, नहीं, ये पहले भी फंक्शन होता था। हाँ, उन्हीं पेशेंट्स में होता था जिनका शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं रहता था, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित रहते थे, या जिनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो किडनी ट्रांसप्लांट या अधिक दूसरी दवा बीमारियों में दी जाती है, उनमें ये इन्फेक्शन हो जाता था। ये इन्फेक्शन HIV एड्स जैसी, मल्टीपल माइलोमा जैसी बीमारियों में भी होता था, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होते थे। हमें साल में 2-4 पेशेंट्स ही ऐसे देखने को मिलते थे जिनके में ये इन्फेक्शन
पाया गया। ये फंगस हमारे शरीर में नाक के रास्ते, हवा के रास्ते हमारे चमड़ी के द्वारा कटी-फटी चमड़ी या उसके द्वारा भी अंदर प्रवेश करता था, लेकिन कई बार पड़ा रहता था, वो कोई घातक नहीं होता था हमारे शरीर के लिए। लेकिन जब कोरोना इन्फेक्शंस में शुगर लेवल डिस्टर्बेंस के कारण, इम्यून सिस्टम डिस्टर्बेंस के कारण या किसी और परेशानी के कारण जो अभी जाँच का विषय है, वो ये पे इन्फेक्शन हमें उन लोगों में देखने जा रहा है। अब हम उन लोगों को पहले तो उन लोगों को करें, जाँचें कि उनका क्राइटेरिया क्या है, किन में हो रहा है, ताकि डॉक्टर सब लोग विनोद, पैनिक ना हो। यस। डॉक्टर विनोद, आपने स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दिया है शायद, प्लीज दोबारा से उसको शेयर करिए। नहीं, स्क्रीन शेयर स्टॉप है क्या? आ रही है, देख पा रहे हैं? आप अभी शेयर कर रहे हैं, अभी तो आई नहीं। हाँ, आ गई। आ गई ना? चलिए, हाँ ठीक है। तो मैं वही बताएं, अपने सरल सहज भाषा में सबके लिए हिंदी में, वो इंग्लिश में आपके स्क्रीन में एक प्रेजेंटेशन हुआ है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, और मैं उसी को एक ब्रॉड बचा रहा हूँ कि फंगस नॉर्मली होती है हमारे शरीर में के आसपास, तो शरीर में वो हमारे इम्यून सिस्टम के डिस्टर्बेंस के कारण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और हमारे लिए घातक हो जाती है। वो किन पेशेंट्स, किन लोगों में ये प्रवेश कर जाती है, जो अभी देखा जा रहा है कोविड के बाद, जिनकी शुगर लेवल बढ़ी हुई है और जिनको लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी लगी हुई है, जिनके लिए स्टेरॉइड हाई डोजेस या टोक्लिजुमाब जैसे इंजेक्शंस का उपयोग किया गया है, ऐसे लोगों में ये ब्लैक फंगस होना पाया गया है। अब इसको कैसे पहचाने जाए? तो पहला यही क्राइटेरिया है कि हर आदमी को, मैं इस डर को पैनिक ना करें, ये लोगों की सूची बनाएँ कि क्या आपको कोविड हुआ था? क्या आपको पहले डायबिटीज़ थी या कोविड होने के बाद डायबिटीज़ होने लगी? उसके अलावा इन पॉइंट्स में कि आप क्या कोई दवाई ऐसी ले रहे थे जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली को कमज़ोर कर रही थी, या लंबे समय तक आप ऑक्सीजन के सपोर्ट पे रहे? उसके बाद अगर आपके चेहरे पे, चूँकि ये हवा के माध्यम से अधिक हमारे और हमारे नाक और हमारे साइनसेस में सबसे प्रारंभिक रूप में इन्फेक्ट करता है और वहीं से हमारे शरीर में लक्षण आते हैं। तो हमारे शरीर के इनको पहचानने के लक्षण मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ कि हमारे लक्षण ऐसे रहते हैं कि हमारे नाक के आसपास जितने भी अंग हैं, चाहे आँख हो, सिर हो, चेहरा हो, दाँत हो, अधिकतर ऊपर का जबड़े के दाँत और नाक में तेज दर्द होना हो, चाहे वो एपिसोडिक हो, मतलब बार-बार आए, थोड़ी देर आराम हो जाए, फिर आए और फिर होने लगे। दर्द किसी भी प्रकार का हो, उसको इग्नोर नहीं करना है इन पेशेंट्स में। इसके अलावा नाक में बंद हो, नाक में से कोई लाल कत्था पदार्थ निकलता रहे, नाक पे सूजन हो, चेहरे पे सूजन हो, आँखों में सूजन हो, तो आप इस फंगस के बारे में सोच सकते हैं इन पेशेंट्स के लिए। आपके ऊपर के जबड़े के दाँत टूटने लगे, ऊपर के गम्स में कुछ पपड़ी जमने लगे या कुछ सूजन आने लगे, कालापन आने लगे, तालू पे छाले दिखने लगें, तो आप ऐसे मरीजों के लिए इस फंगस के बारे में सोच सकते हैं। आपके आँखों में दिखना दिक्कत होने लगे, डबल विज़न दिखने लगे, आपके लिए जो है लाल आँखों में लालिमा होने लगे, आँखों में दर्द होने लगे, तो आप इस फंगस के लिए आप सोच सकते हैं। दूसरा, इसमें ये नाक के अलावा फेफड़ों के रास्ते और चमड़ी के रास्ते भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वो थोड़ा कम मात्रा में है लेकिन कर सकता है। तो अगर ऐसा है कि वो फेफड़ों के रास्ते जाएगा तो आपको साँस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है, बुखार कर सकता है, खाँसी कर सकता है। अगर चमड़ी में कोई खुली चमड़ी में अगर आपके यहाँ रास्ते से जाता है तो वहाँ काला धब्बा बन जाता है। क्योंकि ये फंगस का एक पैटर्न है कि ये जहाँ भी जाता है, वहाँ की चीज़ों को गलाता जाता है, वो उस चीज़ों को नेक्रोस करता जाता है, वो जो उस चीज़ों को मारता हुआ जाता है। जब ये इसको घुसने में एक बार मौका मिल लाता जाता है और वो जब-जब वो गलाता जाएगा तो और अंदर उसका रास्ता बनता जाएगा और ये पीछे की चीज़ों को कालापन और सड़ाता हुआ जाएगा। तो जैसी सड़ी हुई चीज़ दिखती है, वैसे हमें अपनी स सड़ी हुई चमड़ी दिखती है और
सड़े हुए अंग को, जो बाहर दिखते हैं तो वो तो पहचाने जा सकते हैं, जो अंदर दिखते हैं वो सिम्पटम्स के लक्षण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब अगर इस प्रकार के मरीजों में जो पोस्ट कोविड हैं, डायबिटिक हैं और उनको इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो आप इस प्रकार के लोगों को पहचानें और इस प्रकार के लक्षण को पहचानने पर तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लें। यूजुअली आपके सिम्पटम्स जो भी हैं इस प्रकार के नाक, कान, गला वाले डॉक्टर्स, विशेषज्ञ डॉक्टर्स ही इसको डायग्नोज करने में ज़्यादा समर्थ हों, पर आप पहले चाहे जिससे भी अवेलेबल चिकित्सक हों, फैमिली फिजिशियंस हों, उनसे संपर्क करें और वो आपको जहाँ उचित होगा वो आपको सलाह देंगे। इसमें जो जाँचें होती हैं, वो नाक की एंडोस्कोपी, दूरबीन द्वारा नाक की जाँच करके इन लक्षणों के आधार पर एक जाँच की जाती है, जिसमें अंदर भी इसी प्रकार का अगर आपको नाक और साइनसेस में सूजन और छाले और कालापन और साइनोसाइटिस के लक्षण मिलते हैं, तो आप उसमें ये डॉक्टर साहब आपको आगे के ये जाँच सीटी स्कैन या फिर एमआरआई के लिए सलाह देती है, जैसा भी सिम्पटम्स होती हैं। अगर सिम्पटम्स नाक में और साइनसेस में सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रहता है, वहीं तक रोका हुआ रहता है, तो फिर वो सीटी स्कैन और अगर उनको लगता है कि आँखों में और मस्तिष्क में भी इसका इन्फेक्शन जाने की संभावना है, तो फिर कंट्रास्ट एमआरआई कराई जाती है। हालाँकि कंट्रास्ट एमआरआई जो होती है, वो ही एक इसका भरोसेमंद और प्रामाणिक डायग्नोसिस का जाँच है और लेकिन इनिशियली तौर पे ये जाँचें नेज़ल एंडोस्कोपी या सीटी स्कैन कराई जा सकती है। इस समय ये देखा जा रहा है कि इनिशियली स्टेज पे अगर इस क्राइटेरिया के पेशेंट्स को जिसमें पोस्ट कोविड हैं, डायबिटिक हैं, किसी भी प्रकार की साइनोसाइटिस मिल रही है, उसमें अगर फंगल के लक्षण नहीं भी मिल रहे हैं, अगर उसके कलेक्शन में, स्वाब में या उसके कलेक्शन में फंगल डिटेक्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, तो उसको फंगल साइनोसाइटिस ही माना जाए जब तक वो कोई अदर साइनोसाइटिस नहीं आ पा रही, क्योंकि ये सिचुएशंस में फंगल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैंने देखा है कई बार क्योंकि इस बीमारी को शुरुआत में पकड़ने पे ही आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं। एक बार वो फैल जाता है या ज़्यादा अंगों को नुकसान पहुँचा जाता है, तो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो इस शुरुआती अंग में, इस सिनेरियो में अगर कोई साइनोसाइटिस की पिक्चर मिलती है, इस लक्षण, इस प्रकार के क्राइटेरिया वाले पेशेंट्स में, तो उसे कुछ ना सोच के फंगल साइनोसाइटिस को पहले रूल आउट किया जाए। अब उसको जल्दी से जल्दी कराना ही जाँच कराना और उसका इलाज कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले नाक के रास्ते आपके साइनसेस में सूजन पैदा करेगी। वो साइनसेस की चमड़ी को भी खाती है, साइनसेस की हड्डी को भी खाती हैं, ये हड्डी को भी गला देती हैं उतनी ही तेज़ी से जितनी चमड़ी को गला देती हैं। वो साइनसेस के पास आँखों में पहुँचते हैं, तो आँखों को पूरा गला सकते हैं, आपकी देखने की क्षमता पूरी आपकी खराब कर सकते हैं, ब्लाइंडनेस करवा सकती हैं। आगे ऊपर जाके वो अगर दिमाग के हिस्से में पहुँचती है, तो दिमाग के हिस्से को वो गला सकती है और ये बहुत जान जोखिम वाली स्थिति बन जाती है। तो इस बीमारी में जल्दी पहचानना और जल्दी इलाज बहुत अच्छा है और देर से पहचानने में उतना ही नुकसानदायक होता है। अब इसकी जाँच के बारे में हमने बात कर ली कि नेज़ल एंडोस्कोपी करेंगे नाक वाले डॉक्टर्स, सीटी स्कैन कराएँगे, नाक में से अगर कोई द्रव या कोई क्रस्ट निकलता है, उसका सैंपल लेके उसको पैथोलॉजिस्ट के पास फंगल डिटेक्शन के लिए भेजा जा सकता है। उसके लिए कंट्रास्ट एमआरआई के लिए एडवाइस दी जा सकती है। ये जाँचों को कराने के बाद कुछ फाइनल नतीजे पे पहुँचते हैं हम लोग कि हाँ, ये फंगस ही है और म्यूकोरमाइकोसिस ही काला फंगस ही है। तो उसके इलाज कैसे होता है? इलाज के 2 पैटर्न हैं, उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट होता है सर्जरी, इसका इलाज प्रारंभिक ऑपरेशन होता है और दूसरा पार्ट होता है दवाई वाला। ऑपरेशन जो होता है वो भी अगर इनिशियली पैटर्न में है, तो साइनसिस का ऑपरेशन करने का इसको ऐसा कहते हैं ऑपरेशन, हालाँकि वो दूरबीन द्वारा नाक के अंदर जो साइनसिस में जो भी इसके फंगस का मटेरियल है या जो गंदगी उसने पैदा की है या जो चीज़ों को गलाया है, उसको साफ कर दिया जाता है, जितना ज़्यादा उसने गलाया है। वो आँख के आस-पास भी गला के रखा होता है, तो वो भी निकाल दिया जाता है। तो वो शुरुआती दौर में ये सर्जरी बहुत सेफ है, उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है। आप अपने मरीज को शुरुआती दौर का डिटेक्ट करके इनकी सर्जरी के लिए बिल्कुल बेझिझक जा सकते हैं। अगर ये फंगस आगे बढ़ गई है, आँख में पहुँच गई है या आँख के कितने हिस्से को उसने खराब किया है, अभी विज़न बाकी है, अभी देखने बचाते हैं, तो सिर्फ़ गले हुए हिस्से को ठीक करता है और जितना ज़्यादा हो सकता है उसका विज़न, उसके देखने की क्षमता जो है वो उसको बचाया जा सकता है। और अगर वो ब्रेन में और अंदर
तक पहुँच सकते हैं, तो न्यूरोसर्जन्स और बाकी इन्वॉल्वमेंट्स के साथ-साथ उसको भी निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो कई बार बहुत अच्छे नहीं होते, वो किस इन्वॉल्वमेंट पे, किस लेवल पे आया है, उसके हिसाब से उसके रिज़ल्ट डिसाइड करते हैं। तो आपको इससे ये समझ में तो आया होगा कि इसको जल्दी पहचानना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जितना अपन लेट आते हैं तो उसके बाद उतनी करने की में दिक्कत है उसको पहचानने में। अब दूसरा पार्ट जो होता है दवाइयाँ। दवाइयाँ जो होती हैं बहुत 3 प्रकार की जो दवाइयाँ जब पता है जो बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं इसमें और वो आजकल न्यूज़ चैनल्स पे और मीडिया में और सोशल मीडिया में सब जगह बताया जाता है। वो 3 नाम एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाज़ोल, इफेवासोकोज़ोल यही 3 इफेक्टिव ड्रग्स हैं, जो वहाँ में उपयोग की जाती हैं। इनको सेल्फ मेडिकेटेड नहीं किया जा सकता। इनको एक कुशल चिकित्सक द्वारा एक सही मात्रा में, सही समय पे, सही विधि से ही दी जा सकती है, तभी वो फ़ायदेमंद करती है, नहीं तो वो नुकसान करती है। तो इसलिए खरीद के खुद लेने का जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और ऐसा दवाई ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, जितना सर्जरी की होती है। सर्जरी में जो भी गंदगी और सड़ा हुआ चीज़ हटा दिया जाता है, दवाई को जो ब्लड के आस-पास जो चीज़ें हैं, जहाँ तक खून पहुँच सकता है क्योंकि दवाई खून के माध्यम से ही उस फंगस तक पहुँचती है, तभी वो उसको मार सकती है और उसको आगे बढ़ने से रोक सकती है। अगर वो कड़ा सड़ा मटेरियल उसके शरीर में उपस्थित रहेगा, तो दवाई को बहुत ज़्यादा डोज़ लगना रहता है। ये दवाइयाँ किडनी पे बहुत असर करती हैं, इसलिए किडनी के रेगुलर चेकअप करते रहना पड़ता है इन दवाइयों के उपयोग करने में। इन दवाइयों से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत शरीर पे दूसरे असर होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग, देख-रेख में इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है, जो भी बहुत कुशल चिकित्सक के देख-रेख में ही किया जाना चाहिए और अस्पताल में भर्ती होके ही करते हैं इसमें। अब मैंने एक संक्षिप्त में आपके इसके लिए इलाज बता दिया है और दवाइयाँ बता दी है। दवाइयों में अब ये चूँकि ये फंगस है, तो कई लोगों में एक ये भ्रांति रहती है कि ये कोई भी फंगल वाली दवाई दे दो, फंगस है, फंगस पे कुछ तो काम करेगी, तो ऐसा नहीं है। दूसरी जो नॉर्मल दूसरी फंगस के में काम आने वाली दवाइयाँ होती हैं, जो आप सुनते होते होंगे फ्लुकोनाज़ोल, इट्राकोनाज़ोल, वेरिकोनाज़ोल आदि दवाइयाँ का इन पे सब बेअसर है, इस पे काम नहीं करती है। इवन कुछ दवाइयों को ये देखा गया है कि इसको देने पर ये आपका जो ब्लैक फंगस है वो और बढ़ जाता है। जैसे वेरिकोनाज़ोल एक दवाई है जो इस कोविड म्यूकोर पेशेंट्स में देने पे वो म्यूकोर पेशेंट को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ऐसी दवाइयों का उपयोग ना करें और वो किसी भी दवाई का सेल्फ उपयोग ना करें और जब तक ज़रूरत ना हो डॉक्टर की सलाह के इस उपयोग करें। तो ये तो बात हो गई अभी तक कि भई ये फंगस क्या बला है और कैसे इसको पहचानें, किन मरीज़ों में होती है, क्यों हो रही है, कोरोना के पेशेंट में शुगर लेवल में डिस्टर्बेंस के कारण हो रही है, कैसे सिम्पटम्स देती है, एक मोटा-मोटा क्या जाँचें होती हैं, क्या इसमें मोटा-मोटा इलाज होता है, डॉक्टर्स लोग क्या सलाह देते हैं, उसके बाद उसको कैसे करना चाहिए, जल्दी क्यों करना चाहिए इस बीमारी में और देर करने से क्या नुकसान होता है। चलिए, तो अब ये है कि भई ये तो अभी जिनको ये लक्षण नहीं है, उनको ये क्या करें कि उनको ना हो म्यूकोर या काला फंगस या आपको ना पहने। तो पहले तो ये पॉइंट्स यही हैं कि पहले कोरोना नहीं हो रहा था है, तो ये नहीं हो रहा था। तो ये कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद ही हो रहा है, तो कुछ न कुछ कोरोना का भी इसमें रोल है, जो इसके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है और इसको कमज़ोर कर रहा है ताकि फंगस को मौका मिले इसके शरीर में घुसने का और उसको नुकसान पहुँचाने का। तो कोरोना इन्फेक्शन ना हो उसके लिए वही बातें जो हर डॉक्टर आपको कहता है कि आप सैनिटाइज़ रखो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो वो आप कोरोना के इन्फेक्शन से बचाएँ। दूसरा डॉक्टर प्रीति ने पिछले लेक्चर में जैसे कहा वैक्सीन लगवाएँ। वैक्सीन लगवाएँ, वैक्सीन से ही एक कारागार उपाय है कि इन्फेक्शन ना हो। तीसरा ये है कि जितने डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो पहले नॉन डायबिटिक हैं, वो अपनी शुगर लेवल कंट्रोल में रखें। उससे ये बहुत देखा गया है सारे कोरोविड इन्फेक्शन पेशेंट्स को म्यूकोरमाइकोसिस नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ ये एक एसोसिएशन हो रहा है कि शुगर वाले मरीजों में ये देखने को मिल रहा है। कोरोना इन्फेक्शन के बाद शुगर बढ़ रही है, वो कोरोना इन्फेक्शन से बढ़ रही है। कोरोना इन्फेक्शन में देने वाली दवाई जो स्टेरॉइड्स हैं या दूसरी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई हैं, उनके कारण हो रही है। तो उस शुगर कोरोना के बाद कई लोग जाँच नहीं करा रहे, तो उनको पता भी नहीं है कि वो शुगर उनकी बढ़ी है कि नहीं है, तो प्लीज़ उसको शुगर टेस्ट करते रहें। अगर वो बढ़ी हुई है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अपने चिकित्सक मिलें। शुगर कंट्रोल
करना म्यूकोर से बचने का एक रामबाण इलाज है, क्योंकि आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल अवेलेबल है फंगस को एंट्री देने के लिए। अब ये ब्लैक फंगस के मरीज जो हैं, वो शुगर वाले मरीजों के संपर्क में रहेंगे अगर दूसरे मरीजों के, क्योंकि ब्लैक फंगस नाक में इन्फेक्शन करती है और नाक में रहती है, तो वो अपने स्पोर्स भी नाक से छोड़ती है और वो स्पोर्स के द्वारा भी दूसरे मरीजों में वो स्पोर्स एयर के थ्रू नाक में जाके इन्फेक्शन कर सकते हैं। मैंने पहले कहा कि ये नॉर्मली कहो हमारे सबके नाक में थोड़े बहुत स्पोर्स हों इसके, ये फंगाई हो अपनी उपस्थिति, लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है। और लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, पोस्ट कोविड हैं, तो चलो कोविड के इलाज के समय आप उसको फंगस के संपर्क में नहीं आए और आपको नहीं हो पाई, लेकिन अब आपको वो फंगस का अगर संपर्क होगा और आपका इम्यून सिस्टम अभी भी डिस्टर्ब है, आपका शुगर लेवल अभी भी बढ़ा हुआ है, तो ये स्पोर्स आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं और अब जाके म्यूकोर करा सकते हैं। क्योंकि कई पेशेंट 20-20 दिन बाद, महीने भर बाद, डेढ़ महीने बाद आके आपका म्यूकोर के साथ प्रेज़ेंट्स होते हैं। इसलिए ये जितने भी फंगस वाले पेशेंट्स हैं, इनको अलग वार्ड में रखा जाता है, इनका वार्ड अलग होता है, इनको आइसोलेट करके रखा जाता है, क्योंकि इनके नाक से स्पोर्स निकलते हैं जो दूसरे मरीजों को या दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे देख पाए कभी भी ऐसा भी हुआ है कि किसी वार्ड में आईसीयूज़ में एक फंगस का पेशेंट्स है और उसके आस-पास भी अगर ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स या पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं जिनका इम्यूनो सप्रेशन है, तो उनको भी इस प्रकार का फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो उनको सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये है कि अपन इन सब से बचें। दूसरा ये है कि ये घर चूँकि सड़ी-गली चीज़ों में, पुराने कबाड़ में या आपकी जगह पे ये फंगस रहती हैं, तो जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो उसके प्रोन हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट पे, दवाइयों पे चल रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है या दूसरी ऐसी बीमारियाँ हैं, जिसके लिए आपको स्टेरॉइड लेना पड़ रहा है लंबे समय से या आपका शुगर लेवल उससे बढ़ रहा है, तो ऐसी जगह पे ना जाएँ जहाँ पे गंदगी हो और जहाँ पे ये फंगस पाया जा सकता हो। खुली हवा में रहें, अपने इम्यून सिस्टम को अ अ, प्रबल करें, प्राणायाम करें, खुश रहें, ईश्वर पे भरोसा करें। क्योंकि आपको अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि आप शुगर वाले मरीज हैं या नहीं भी हैं आप, लेकिन आपको इस प्रकार के सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो आप चिकित्सक को बताएँ, अननेसेसरी पैनिक ना हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनको इस प्रकार के सिम्पटम्स हैं, क्योंकि वो न्यूज़ में, मीडिया में ये सुन पढ़ रहे हैं, तो वो ब्लैक फंगस दिखाने के लिए, नाक दिखाने के लिए आ जाते हैं, कि वो देखो मेरे नाक में फंगस तो नहीं है या मुझे सिर दर्द हो रहा है तो फंगस तो नहीं। तो आपका सिर दर्द, आपका चेहरे का दर्द, आपका दाँत दर्द और आँख का दर्द फंगस से नहीं होगा जब तक आप पोस्ट कोविड या डायबिटिक या इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट पे नहीं हो। तो सभी तकलीफों के लिए आपके पास जो भी है पेशेंट्स को, वो चिकित्सक को बताएँ और चिकित्सक को निर्णय लेने दें, चिकित्सक पे भरोसा करें अपने। अब मैं अगली बात ये करने के बाद एक बात बताना चाहूँ, क्योंकि कोविड पेशेंट के बाद जो एक पहले से ही बहुत ज़्यादा बॉडी को डिस्टर्ब कर चुका होता है, म्यूकोर हो जाता है। तो एक शारीरिक नुकसान और तो होता ही है, इस बीमारी में एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है। क्योंकि इस बीमारी में मैंने पहले जैसे बताया कि इसका इलाज जो है, वो एक सर्जरी द्वारा होता है प्रारंभिक। तो किसी भी ऑपरेशन में एक बड़ा खर्च होता है। उस खर्च के अलावा इस बीमारी कम रहता था और विनोद बहुत कम थी ये दवा। आप हाँ, विनोद हेलो, आपकी आवाज मेरी साफ आवाज़ आ नहीं रही आ है? रही है। हाँ, आवा आवाज साफ अब नहीं आ आ रही रही थी, है? अब ठीक है। हाँ, हाँ, क्लियर है। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इस ऑपरेशन में शारीरिक नुकसान, इस इन्फेक्शन में शारीरिक नुकसान के अलावा कितना बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है और जो अपने पास सारी सुविधाएँ होने के बाद अगर है, उसके बाद भी कितना बड़ा नुकसान होता है। एक तो इसकी सर्जरी हर जगह इतनी अच्छे से उपलब्ध रहती है, जो बहुत कुशल चिकित्सक होते हैं, जो नाक की सर्जरी दूरबीन द्वारा करने के आदी होते हैं, वही उसको सर्जरी कर सकते हैं। तो ऐसे सर्जन्स आपको शहर में कुछ ही मिलेंगे, उन पर डबल लोड रहता है। इन मरीजों का इम्यून सिस्टम और शुगर लेवल वैसे ही डिस्टर्ब रहता है। कोरोना हर अंग पे एक नुकसान पहुँचाता है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे पेट हो, एब्डोमेन हो, वो किसी अंग को नहीं छोड़ता, वो कमज़ोर तो पूरी बॉडी को करता है। ये है कि वो प्रेज़ेंटेशन जो होता है, हमारे फेफड़ों के इन्फेक्शन से हमें लक्षण मिलते हैं। तो एक सर्जरी कोई भी बहुत ईज़ी वे में सर्जरी नहीं होती है। दूसरा इस सर्जरी के
चलो आपने इनिशियल स्टेज में पहचान लिया इस बीमारी को। नाक की सर्जरी हो गई, साइनस सर्जरी बहुत सेफ सर्जरीज होती कही जाती हैं, और वो बहुत अच्छे से आपके कुशल चिकित्सक ने कर ली सर्जरी। उसके बाद ये जो दवाई है, एक तो पूरे इंडिया में ये दवाई का बहुत बड़ा शॉर्टेज चल रहा है, क्योंकि वो कंपनी द्वारा, कुछ ही कंपनी द्वारा ये फार्मूला बनाया जाता था। वो जिस स्पीड से बनाते थे उतनी डिमांड नहीं थी। अब उसकी कई गुना ज़्यादा उसकी डिमांड बनने लगी, तो हर जगह वो पहुँच नहीं पा रहे वो इंजेक्शंस। वो इंजेक्शंस लगाने का भी एक तरीका होता है, उसकी सेफ्टी मार्जिन्स देख-देख के लगाई जाती हैं, वो शरीर पे नुकसान पहुँचाता है, इसलिए वो कितने मात्रा में, कितनी देरी में, किस हिसाब से लगाना है, उसकी एक बहुत बड़ी अ, तरीका है, जिसके लिए सबको नर्सिंग स्टाफ को, चिकित्सकों को और को उसको ट्रेनिंग की जाती है। इसके अलावा ये बड़ी बात है कि ये अगर आपको इंजेक्शंस मिल भी जाते हैं, तो भी इसकी प्राइस जो है, इसकी जो है, वो आपको करीब 20,000 रुपए प्रतिदिन की ज़रूरत होती है। इसको खरीदने के लिए जो लगाने की ज़रूरत होती है, वो लगभग-लगभग 15 से 20,000 रुपए रोज़ाना इस दवाई को लगाने के लिए चलती है, जो कम से कम 7 दिन तक चलती है। तो आपको 1 सवा लाख रुपए करीब-करीब आपको इस दवाई, सिर्फ़ इस दवाई के लिए खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद इस इंजेक्शंस की, जो एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शंस की मेरी बात कर रहा हूँ, जो शुरुआती 7 दिन में लगाए जाते हैं, उसके बाद करीब 1, 2 या 3 महीने तक भी दूसरे एंटी फंगल जो पोर्सिकोराज़ोल्स के रूप में गोलियाँ या सिरप दी जाती हैं, वो करीब-करीब आपको 4-5 हज़ार रुपए दिन के हिसाब से खर्चा देती हैं, जो आगे 2-3 महीने तक भी पिलाई जा सकती हैं। वो एक लंबा आपको नुकसान पहुँचाने वाला रहता है। पर ठीक है, अगर बीमारी हो जाती है, तो ये सब तो किया जा सकता है। मैं आपको एक इसका एक पहलू बताना चाह रहा था कि ये कित इससे बचना, और एक इसके बचने का बहुत सरल और सिंपल उपाय है, अपनी शुगर कंट्रोल करो। कोरोना से बचो, कोरोना से नहीं बच पाए, तो आप अपनी शुगर रेगुलर चेकअप करते रहो, शुगर कंट्रोल करो, फंगस को मौका नहीं मिलेगा। शुगर भी कंट्रोल नहीं कर पाए, फंगस को मौका भी मिल गया, फंगस ने आपको नुक्स करना शुरू भी कर दिया, तो इसको जल्दी पहचानो और इसका इलाज कराओ, ताकि आगे की ज़िंदगी को बचा सको। ये म्यूकोरमाइकोसिस का मैंने जो है बहुत शॉर्ट में, सिंपल में इसके अलावा आपको जानने का बहुत वैज्ञानिक और चिकित्सक पहलू के हिसाब से नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ ये हैं जो हमेशा मैं बताया कि कई नॉन कोविड पेशेंट्स जिनको सिर दर्द या ऐसे कालापन, ज़रा-सा भी तालू में कालापन, कई बार एनीमिक जिनको खून की कमी होती है, ऐसे मरीजों में जीभ में या तालू पे कालापन दिखने लगता है, वो उसको देख के परेशान होके चिकित्सक के पास आए। अब ठीक है, आप अगर डाउट में हैं, तो आप चिकित्सक को दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप परेशान नहीं होइए, और एकदम से आप उसको सोच के डिप्रेस नहीं होइए कि मुझे अब फंगस हो गया और मैं अब बच नहीं पाऊँगा या मुझे कुछ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति भी ना ला पाएँ। और जैसा कि डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी ने स्टार्ट किया, मैंने शुरू से सुन रहा हूँ ये सेशन, और जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये कहा था कि वो ज्ञान से ही पूरे जो ये युद्ध है और ये जो परेशानियां हैं उसको आप दूर सकते हैं। तो हमें भी एक इस समय वो एक कबीर का दोहा याद आता है, मैं बताता हूँ, सुनाना चाहूंगा कि धे धरण का दंड है, सबको हो न होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। जब आपने ध्येय धारण की है, तो आपको दंड रहेगा। अब वो किसी को छोटा रहेगा, किसी को बड़ा रहेगा। इसको ज्ञान से काटिए, ये ज्ञान लीजिए, तो आपका ये दंड कम लगने लगेगा। और अगर आप मूर्खों की तरह रोते रहेंगे और उसमें दुखी होते रहेंगे, तो ये दंड बहुत बड़ा रहेगा। मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए तैयार हूँ, अगर किसी को ऐसा लगता हो, क्योंकि मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही है, और इसमें मैंने कुछ, अगर ऐसा लगता हो किसी से छूटा है, तो मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं जितना सामर्थ्य के हिसाब से आपको अपने बहुत ही आंसर दे अच्छा दूँगा। संक्षिप्त डॉक्टर विनोद, आपने बहुत ही अच्छा संक्षिप्त इसको और बहुत ही सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि जो इससे संबंधित जानकारी है, आधारभूत जानकारी है, वो अब तक सभी लोगों को समझ आ गई होगी, वहाँ तक ये जानकारी पहुँच गई होगी। अगर हम लोग इसको थोड़ा संक्षेप में कहने की कोशिश करें, तो ये एक दिव्यांशु तिवारी, प्लीज़ अपना माइक बंद करें। तो ये लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किन किन कारणों से हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग बात करते हैं। ये
जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि पहली बार उत्पन्न हुआ। कोरोना जो एक बीमारी थी वो इस प्रकार से थी कि वो हमारे लिए बिल्कुल ही नई समस्या थी। म्यूकरमाइकोसिस बिल्कुल नई समस्या नहीं है, ये भारतवर्ष में बहुत पहले से थी। चूंकि भारतवर्ष जो है वो डायबिटीज का कैपिटल माना जाता है विश्व में, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटीज भारतवर्ष में होती है, स्पेशली साउथ इंडिया में। तो म्यूकरमाइकोसिस के केसेस जो है वो साउथ इंडिया में बहुत हुआ करते थे, परंतु तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो हर दिन पब्लिश हो, पेपर में आए, मीडिया में आए। और अभी इनकी तादाद बढ़ गई है तो वो मीडिया में आ रहे हैं। तो हम मतलब जो बार बार कई बार डॉक्टर विनोद ने इस पर स्ट्रेस दिया कि डायबिटीज, तो डायबिटीज जिनको है ऐसा नहीं है कि उनको म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा, या कोविड है और डायबिटीज है तो उनको म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा। इसमें उन्होंने बार बार स्ट्रेस दिया है कि आप टेस्ट कराएं ताकि वो अनकंट्रोल्ड नहीं रहे। कोविड आपके डायबिटीज को या पैंक्रियाटिक फंक्शन को, जिनको डायबिटीज नहीं है उनका भी शुगर लेवल हाई हो रहा है कि जो लोग डायबिटिक नहीं है उनमें भी कई बार म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तो अपने डायबिटीज को लगातार अगर आपको है तो चेक करते हैं, और यदि नहीं है तो भी ब्लड शुगर, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसमें। डॉक्टर विनोद की अगर कोविड से पीड़ित हैं तो उनको एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में 2 बार कम से कम 14 दिन में फास्टिंग 2 बार तो कर ही लेना चाहिए। पोस्ट कोविड के लिए आपका अगर कोविड में आपको स्टेरॉइड लगे हैं या नहीं लगे हैं, आपको शुगर टेस्टिंग और स्टेरॉइड लगे हैं तो आपकी डेली शुगर लेवल चेक होना चाहिए। आप घर पे भी अगर स्टेरॉइड ओरल ले रहे हो, आपके डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है तो भी आप शुगर लेवल चेक करो। और क्योंकि एक बहुत हल्का सा जांच का तरीका है, बहुत सस्ता आजकल ग्लूकोमीटर्स आता है, आप घर पे रेगुलर स्ट्रिप से आप घर पे चेक कर सकते हैं, बहुत इजी वे मेथड्स है। आपकी एक छोटी सी जो पहल है शुगर लेवल चेक करने की, आपको कितनी बड़ी परेशानी से बचा सकती है, वो शुगर टेस्टिंग। आप नहीं भी स्टेरॉइड ले पाए हैं, आपको बहुत इजी सिंपल में अगर आपका निकल गया है कोरोना, लेकिन तो भी आपको चेक करने में कोई बुराई नहीं है। आपको अगर थोड़े सिम्टम्स आते हैं कि आपको बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है, आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि कोविड में भी ऐसा होता है, भूख चली जाती है, वेट लॉस हो जाता है, वीकनेस लगती है। और इत्तेफाक से डायबिटीज में भी ऐसा होता है कि आपके अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको बहुत वीकनेस लगती है, बहुत बॉडी एक होता है, बहुत प्यास लगती है। हाँ, भूख का एक थोड़ा सा है कि उसमें भूख चली जाती है, लेकिन स्टेरॉइड लगने के बाद कोविड में भी बहुत वापस अपनी भूख लेवल को वापस आ जाता है। तो शुगर लेट करना एक बहुत अच्छा उपाय है, और इस बीमारी से बचने का तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल आप बच सकते हो अगर आप शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखते हो तो मतलब इसको ऐसे माने कि वो लोग पहले तो हमको पहचानना होगा कि हाई रिस्क लोग कौन है जो म्यूकरमाइकोसिस के लिए, तो उसमें यदि आपको कोविड हुआ है तो आप रिस्क में है, डायबिटीज है पहले से, तो वो आप बहुत ज्यादा रिस्क में है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जिनके काउंट है या सीरियस कोविड था और उनको न्यूट्रोपीनिया हो गया था तो वो भी है। तीसरे नंबर में मुझे लगता है ट्रांसप्लांट पेशेंट जिनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी कम रहती है, उनमें न्यूट्रोपीनिया रहता है, तो वो है। चौथे नंबर पे जहां तक मेरा ख्याल है मैलिग्नेंसी, स्पेशली ब्लड कैंसर वाले लोग, उनमें इम्यूनिटी का लेवल काफी लो पाया जाता है। तो ये, और जिनमें टोस्लीजुमैब जैसे कि आपने बात की वो एंटी इम्यून थेरेपी है, स्टेरॉइड्स भी हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं। तो ये तो कुछ लोग हैं जो बहुत हाई रिस्क पे म्यूकरमाइकोसिस के, उन्हें विजिलेंट रहना चाहिए। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि ऐसा भी देखा गया है जो ऑक्सीजन थेरेपी पे लंबे समय तक रहे हैं, चाहे घर पे अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के रखे और वो रहे, तो ऐसा देखा गया है जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में या ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो ह्यूमिडिफायर द्रव पानी डालते हैं, जो ह्यूमिडिफायर में ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करने के लिए, उस के कारण भी कई कुछ लोगों का कहना है, रिसर्च है कि उसके कारण भी फंगस को मौका मिलता है ऑक्सीजन के साथ रेगुलर जाने के लिए। तो उसमें डिस्टिल वाटर ही डालना चाहिए, सेफ वाटर ही डालना चाहिए। टैप वाटर जो नल से भर के पानी भर के डाल देते हैं अपन, या उसको साफ नहीं करते, उसको बकायदा क्लीन करते रहना चाहिए, सुखा के उसको यूज करना चाहिए, फिर से उसको साफ डिस्टिल वाटर डालना चाहिए। वो एक बड़ा कारण है उसमें कि आपको एक तो कोविड है, डायबिटिक है, लेकिन
वो फंगस कहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप कोविड है, डायबिटिक है और ऐसे कमरे में है जहाँ पे फंगस नहीं है तो वो नहीं आ सकती। वो या तो आपके शरीर में पहले से ही पड़ी हुई हो सुसुप्त अवस्था में और वो उस समय फल्मिनेंट हो जाए, वो उत्तेजित हो जाए और आपको अंदर करे, नहीं तो बाहर से उसको आना पड़ेगा। वो बाहर से आती, हमारे घर आजकल के इसमें पक्के घर जिनके हैं या वैसा, तो इतनी गंदगी नहीं रहती है, या हॉस्पिटल्स के आईसीयू वार्ड्स में या हॉस्पिटल में भी इतनी गंदगी नहीं रहती कि वो फंगस रखे हुए हों वहाँ पे। वो कहीं न कहीं से आ रही है और वो ऐसी ही चीज़ों से आ रही है जो या तो वो पानी में है या आस-पास में कहीं ऐसी सड़ी-गली चीज़ें हैं जहाँ से वो आई है। हालाँकि वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमारे शरीर में जैसे किसी का ऑक्यूपेशनल ऐसा है जो डस्ट में बहुत काम करता है, कंस्ट्रक्शन में करता है, जो लकड़ी का काम ज़्यादा करता है ना? तो या वैसे तो के पर ये फंगस रहती है। वो थोड़ी बहुत सुसुप्तावस्था में रहती है, उनके साइनसेस में पड़ी रहती है, नुकसान नहीं पहुँचाती। जब ये सिचुएशन पैदा होती है, तो वो फिर उत्तेजित हो जाती है और आपको इन्फेक्शन कर देती है आप इसमें। तो एंट्री पॉइंट्स पे भी थोड़ा ध्यान रखें, अगर आप अब बिल्कुल। शुगर है तो है, उसको कंट्रोल कर सकते नहीं, आप कम से कम जो आस-पास के एनवायरनमेंट्स हैं, वो आप थोड़ा-सा ध्यान वो भी कर सकते हैं, कि पहलू को भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक बात है। इसमें यही है कि जिन लोग कोविड से ग्रसित हैं या डायबिटिक फेज़ हैं, तो वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि डैम्प प्लेसेस पे जहाँ पे ऑलरेडी फंगस या बहुत ज़्यादा धूल है, स्पोर्स जो है खेतों में भी हैं, तो वो थोड़ा अवॉइड करें या फिर साफ मास्क पहन के जाएँ। नहीं पता है कि जो बार-बार मास्क रीयूज़ कर रहे हैं, उनमें गंदगी डिपॉज़िट हुई है। मतलब इतना हम लोगों को बेसिक नॉलेज है ही कि वो अगर नमी रहेगी और उसपे गंदगी रहेगी, वहाँ फंग करेगा। तो ये एक चांस हो सकता है कि आपको उससे भी इन्फेक्शन लग जाए। एक में जो कॉमन धारणा थी, एक सवाल भी आया है यहाँ पर कि अगर ये सारे फीचर्स आ रहे हैं तो वो क्या म्यूकरमाइकोसिस, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे सिर दर्द म्यूकरमाइकोसिस नहीं है। पहले तो आप अपने को आइडेंटिफ़ाई करें क्या रिस्क है नहीं है, कोविड वाले सिचुएशन में थे कि नहीं थे। दूसरा क्या है, जैसे कि डॉक्टर कुकरेजा ने बताया कि किसी भी एक साइनस से यूजुअली इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो एक तरफ़ा दर्द होता है। आँख में दर्द होगा, एक तरफ़ा सिर दर्द होगा और उस तरफ के चेहरे पे भी पेन और सुन्नपन शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है कि इसमें लोग अपना सेल्फ एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। शीशे के सामने होकर के टॉर्च से अपना ऊपर का ऊर्ध्वतल देखेंगे, तो ब्लैक डॉट्स वहाँ पे दिख देंगे। तो ये एक मुझे लगता है स्क्रीनिंग की जा सकती है। हाँ, कई बार बताइए। क्या होता है कि आपको सारे सिम्पटम एक साथ नहीं आते। इनिशियली बिल्कुल। फेजेज़ में मैंने देखा, सिर्फ़ पेशेंट मुझसे कह रहा है मुझे आँख में बस दर्द है और कहीं कुछ नहीं है उसको। उसकी नाक बहुत अच्छी है, उसके तालू पे कोई छाला, कोई दाग नहीं है, उसके चेहरे में कोई सूजन नहीं है, सिर्फ़ उसको आँख में दर्द है। और मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट हो, आप डायबिटिक हो, आपका शुगर लेवल डिरेंज्ड है और और दाँतों में नहीं लग रहा है और जॉ पेन और आपको ये लक्षण कालापन मिले, सूजन मिले, नंबनेस मिले, सुन्नपन मिले, एक मिले। दाँत का दर्द हो, हाँ, अक्सर ऊपर के दाँतों में ज़्यादा दर्द दाँत होने की संभावना इसकी ज़्यादा है, नीचे के दाँत में ये संभावना कम है। लेकिन अगर आपके जॉइंट पे भी दर्द है, कान में महसूस होता है दर्द, तो आप अगर इस क्राइटेरिया में फिट होते हो, तो आप एक चिकित्सक को दिखा दें और उसको असेस करने दें कि उसको लग रहा है कि नहीं लग रहा है साइनसेस का। क्योंकि पहला जो है इसमें आप फिट होने चाहिए। आप नॉन डायबिटिक हैं, कोरोना नहीं हुआ, तो फिर आप ज़बरदस्ती उसको ब्लैक फंगस का के लिए पैनिक ना। बिल्कुल, यही स्ट्रेस देने वाली बात है कि आप अपने को पहले देखें कि आप हाई रिस्क में हैं और साथ में ये कहीं इनमें से कोई सिम्पटम आ रहा है, तब आपको अलर्ट पे रहना चाहिए और आपको एक बार ईएनटी सर्जन की सलाह लेनी चाहिए। एक डॉक्टर कुकरेजा, एक सवाल शिवानी शुक्ला का आया था, हालाँकि ये
टॉन्सिल का सेशन नहीं है। उन्होंने टॉन्सिल संबंधी कुछ प्रश्न पूछा था, लेकिन कह रही थी कि थ्रोट के टॉन्सिल के बारे में बताएं। तो ये फिलहाल टॉन्सिल का सेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा उन्होंने चूंकि सवाल किया था, तो ये कॉमन समस्या है, उस पर थोड़ा सा दो सेंटेंस आप बोल दें। टॉन्सिल्स में क्या बताएं, टॉन्सिल्स एक लिम्फोइड टिश्यू है जहाँ इन्फेक्शंस होता है। यूजुअली वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब करता है। अगर हम लोग की बुक्स में ऐसा कहते हैं कि ये अगर साल में 3 बार इसलिए आपको एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं या आप उसको इग्नोर नहीं करते, तो फिर टॉन्सिल्स की सर्जरीज होती है। तो आप सर्जरीज भी बहुत इजी सर्जरीज रहती हैं, कहीं पे भी कैसे भी कराया जा सकता है, लेकिन उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। ये बार-बार इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं और आपके 5-7 दिन की दवाई देने पे, एंटीबायोटिक्स देने पे वो रिलीफ हो जाता है। अब वो उसमें क्या पूछना चाह रहे हो आप मुझसे? अगर यही पूछना चाह रहे हैं टॉन्सिल्स में कि वो तो अगर वो बच्चों में कैसा होता है, वो खाने-पीने में दिक्कत मुझे करते हैं मुझे या लगता है कि वो शायद टॉन्सिलाइटिस या वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि सोर थ्रोट को टॉन्सिलाइटिस से कंफ्यूज कर रहे हैं। तो कोविड टाइम में हाँ सोर थ्रोट होता है। एक सवाल और भी आया था कि पोस्ट कोविड सोर थ्रोट हो सकता है क्या? तो पोस्ट कोविड ये सोर थ्रोट बहुत ज़्यादा कॉमन है, पोस्ट कोविड सोर थ्रोट, और वो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो बहुत दिनों तक बना रहता है। मैं ये बता दूँ कि वो कोई नुकसान नहीं करेगा आपको, चूँकि उसमें हमारे जो गले में म्यूकोज़ा रहती है, सबसे बाहरी परत रहती है जो गले की, वो डिस्टर्ब हो जाए, उसमें जो उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसमें जो टूट-फूट हुई होती है, उसमें जो उसके जो काम करने के कारण उसको क्षति पहुँची हो कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस के कारण, वो रिपेयर नहीं हो पाती इतनी जल्दी, तो हमेशा कुछ महसूस सा होता रहता है, कुछ गड़ता रहता है, या वो सूखापन जो उसमें उतना सलाइवा या म्यूकस नहीं बन पाता है, तो आपको जो इरिटेशन करता है। इसका कोई बहुत अच्छा कोई इलाज नहीं है और कोई उससे कोई नुकसान नहीं है। तो उसको जस्ट मैंने कहा वो ज्ञान से आप उसको दूर करें। जब आप उसको इग्नोर करेंगे कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं है, वो आपके पास आपके दिमाग में नहीं आएगा और वो चला जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं एक यहाँ पे एक बात कह दूँ, इसका इससे म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे जो चक्र होते हैं, आपने अगर चक्र पढ़े सुने हों बॉडी के, तो हमारे उनके नाम हैं अलग-अलग। अभी मैं वो पूरे नाम देके नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना बस बता रहा हूँ, चूँकि मैंने एक महसूस किया है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा तंत्र में ये जो यहाँ का चक्र होता है, विशुद्धि चक्र, और उसमें जो आपको अगर कोई तकलीफ होती है, तो वो एक उसके हर चक्र के एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव पहलू होते हैं। तो इस चक्र का एक पॉज़िटिव पहलू है, अगर आप कृतज्ञ होते हैं, तो ये चक्र में आपको आराम मिलता है। आप अगर शुक्राना भाव रखते हैं, आप किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं कि हम तो ये चीज़, लेकिन अगर आप हमेशा दुखी होते हैं, हमेशा आपको किसी चीज़ से दुःख रहता है, आपको लालसा रहती है, तो इस चक्र की ऊर्जा लेवल कम रहता है और इस चक्र के आस-पास जो है आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो ना कई लोग रहते हैं जो एंग्ज़ियस रहते हैं, जो एंग्ज़ायटी रहते हैं। हाँ, हम लोग मेडिकल फ़ील्ड वाले उसको रिफ्लेक्स से करते हैं कि आप एंग्ज़ियस हो, रिफ्लेक्स हो रहा है आपको, इसलिए गले में फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता रहता है या आपको गले का दर्द होता है, वो यहाँ बताते हैं। यहाँ एरिया वो टॉन्सिल्स वाला एरिया होता है, वो यहाँ नहीं बताते। वो यहाँ कहते हैं, यहाँ कुछ फँसा-फँसा सा रहता है। तो आपका अगर स्वभाव कृतज्ञता वाला है, आप बोलते हो कि जो है प्रभु जो दिया, आप हम ठीक है, उसी में ठीक है, तो वो वाले एरिया में आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी रहती है और उसके आस-पास आपको बहुत अच्छा मिलता है। ये मेडिकल फ़ील्ड से कोई लेना-देना नहीं है, मैं उसका कोई प्रमाण नहीं है। ये प्रामाणिकता मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, नहीं तो मेरे से पूछने लगे। तो ये लेकिन मेरा अनुभव है ऐसी स्थिति में अक्सर लोग, और दुःख की स्थिति में यहाँ गला रुंध जाता है। आप दुखी होते हो तो आपकी आवाज़ बदल जाती है, आपके लैरिंजियल सिस्टम में फ्रेमवर्क में फ़र्क आ जाता है। तो दुःख में यहाँ एनर्जी लेवल कम हो जाता है और यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक तो बात अगर कर सकते हैं तो करके देखें, वो कृतज्ञ भाव कि हम कोरोना से बच गए और धन्यवाद प्रभु, और है। ये थोड़ी बहुत तो हम झेल लेंगे तो शायद वो निकल जाएगी। उसके लिए कोई बाकी जिंक, विटामिन और शहद और बाकी चीज़ें सब जो सब जानते हैं आजकल इम्यूनिटी बूस्टर, और बहुत सारा काढ़ा और बहुत सारे एसिडिटी वाली चीज़ें नहीं खाना, उससे भी होता है। तो वैसे है थोड़ा, अगर उसको फ़ौरन बढ़ी, बाकी मैं एश्योरेंस देता हूँ कुछ नहीं है, और फिर रीएश्योरेंस भी देता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। तो इससे फ़ायदा मिलता है मनुष्य को।
बिल्कुल सही बात है, आपने ठीक कहा। लालच के लिए जो लोग लालची होते हैं समाज में बहुत साधारण भाषा में भी बोलते हैं ये तो हमारे गले की फांस बन गई है।